नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। झारखंड की राजनीति में ध्रुव तारा की तरह उभरने वाले एक नेता से आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जिनके नाम कई रिकॉर्ड हैं। उनके नाम अभी तक झारखंड के सबसे युवा मंत्री होने का भी गौरव उन्हें प्राप्त है। फिलहाल वो भाजपा के विधायक हैं। हम स्वागत करेंगे श्री भानु प्रताप शाही जी का। भानु जी नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत पुराने लोग तो आपको जानते ही हैं, लेकिन वैसे लोग जो आपको नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं जानना चाहता हूं कि आखिर जो आपकी शुरुआती यात्रा रही है, अब तो आप 3 टर्म के एमएलए हो गए हैं, मंत्री रह चुके हैं, काफ़ी आपने यात्रा की, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे हुई वो हम जानना चाहते हैं। देखिए, बेसिकली हम राजनीति में आना नहीं चाहते थे। हमारे पिताजी राजनीति में थे और बिहार विधानसभा के सदस्य भी वो रह चुके थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारा छोटा बेटा जो है वो राजनीति में आए। वो हमको वकील बनाना चाहते थे। अपना ग्रेजुएशन के पढ़ाई के बाद छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में हमने एडमिशन ले लिया और उस दरमियान झारखंड अलग हुआ। झारखंड जब अलग हुआ था उस समय 20 साल के आसपास हमारा उम्र हो रहा था। जस्ट हम पास आउट किए थे और हम लोगों ने जब हम गांव में गए तो एक झारखंड बनने की खुशी में एक नीलांबर पीतांबर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया हम लोगों ने। बाबूलाल मरांडी जी यहाँ चीफ मिनिस्टर थे। हमारे यहाँ के जो विधायक थे रामचंद्र केसरी जी, वो मंत्री थे उस मंत्रिमंडल में। हम लोगों ने क्षेत्रीय स्तर पर, चूँकि झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, तो इंटर स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट हमने कराया। और चूँकि झारखंड अलग हुआ था, लोगों में काफ़ी उत्साह था, तो उसके उद्घाटन में लगभग 20,000 लोग आए थे। अच्छा। और जब हम लोगों ने उसका समापन किया अपने जन्मदिन के अवसर पर, तो उस दिन 40,000 लोग आए थे इंटर स्टेट होने के चलते मैच। और तब तक हमारे मन में कोई इच्छा नहीं थी कि हमको राजनीति की तरफ जाना भी है। घर से भी इंस्ट्रक्शन हमारा यही था। अब उस समय के वर्तमान वहाँ के माननीय विधायक के दिमाग में ये हो गया कि इनके पिताजी हमारे प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, अब इनका बेटा जो है ये राजनीति में शायद आना चाहता है, इसलिए इतना बड़ा टूर्नामेंट इन लोगों ने कराया। टूर्नामेंट के समाप्ति के बाद हमको उठा करके फर्जी मुकदमा में जेल में डाल दिया जाता है। जी। और कई आपराधिक मामले ऐसे लगा दिए जाते हैं कि जैसे कि हम बहुत बड़े अपराध किए हों। और जब जेल से हम छूटते हैं, 27 दिन हमको जेल में डाला गया। 27 दिन के बाद जिस दिन जेल से हमारी जमानत होती है, हमारे क्षेत्र के लगभग 20,000 लोग हमको लेने पहुँचे। अच्छा। जमानत का जो रिकॉल था वो जस्टिस ने शायद साइन नहीं किया, तो रात में भी वो लोग जेल के गेट के बाहर ही सो गए। कोर्ट के कैंपस के बीच में 20,000 लोग सो गए, कहीं चलने का रास्ता नहीं रहा। दूसरा दिन जब कोर्ट खुलता है तो जजेस देखते हैं कि पूरा का पूरा जो लोग हैं वो सो रहे हैं मैदान में, या खाना बना रहे हैं या खिचड़ी बना रहे हैं। सबसे पहले मेरा रिकॉल आया, वहाँ से मुझे कंधे पर उठाया गया। 10,000 20,000 लोगों ने उठा करके मुझे कंस्टिट्यूएंसी में लाया। उस दिन से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई। अच्छा। और चूँकि एक तो जीन था हमारे अंदर, पिताजी हमारे सोशलिस्ट थे, काफ़ी लड़े थे गरीबों के लिए, तो उसके बाद हमने गरीब के हक के लड़ाई वहाँ शुरू किया। हमारा काफ़ी रिमोट इलाका था, न सड़कें थी, न वहाँ बिजली था, न पढ़ाई के कोई संसाधन थे। तो उस मोशन में धीरे धीरे हम बढ़ते गए। सरकार से हमारी लड़ाई भी बढ़ती गई और लड़ाई इतनी तीव्र होती गई कि सरकार से जितना ही हम लड़ रहे थे उतना ही हमारे ऊपर मुकदमा हो रहे थे। आपको सुन करके ताजुब होगा कि 4 साल के दरमियान लगभग 56 मुकदमा हमारे ऊपर हुआ। अच्छा, मतलब ये चुनाव की तैयारी से पहले? हाँ, चुनाव की तैयारी से पहले। उस समय तो हमारा एज भी नहीं था, लेकिन ये इसकी प्रतिक्रिया में जब हम राजनीति में कदम रखे कि हमको फर्जी केस में क्यों डाल दिया गया,
तो हमारे ऊपर लगातार कई मुकदमे, कहीं कोई घटना होता, कोई उग्रवादी घटना होता, हमारा नाम डाल दिया जाता, कोई भी घटना होता हमारा नाम जोड़ दिया जाता। एक एक रात में 7-7 मुकदमे हमारे ऊपर कर दिए गए। और चूंकि पब्लिक को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो पब्लिक ये बात समझ रही थी कि ये लड़का निर्दोष है और इसको जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। और हम लोगों ने भी अपना, जो एक तो उम्र बहुत कम था, तजुर्बा भी नहीं था, केवल हम लोगों के पास जोश था और युवाओं का एक बहुत बड़ा फौज था। हमने उन युवाओं को कलेक्ट किया, अपना एक पार्टी का गठन किया 2003 में, जिसका नाम रखा नौजवान संघर्ष मोर्चा। उसमें 2-3 विषय हम लोगों ने रखा। संवैधानिक अधिकार के लिए हम संघर्ष करेंगे, नशा मुक्त नौजवान का हम निर्माण करेंगे और सबको बराबरी का दर्जा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो इस लड़ाई को लेकर के और लोकल इशू को लेकर के हम लोगों ने मूवमेंट जारी रखा। हमारे जो प्रतिद्वंदी थे उस समय के विधायक मंत्री थे, लगातार उनके दबाव में पुलिस कार्य करते हुए हमारे ऊपर केस करते जाता था। लड़ाई इतनी तीव्र हो गई कि हमारे ऊपर जितना भी मुकदमा होता था, हम जेल जाते थे, जेल से छूटते थे, फिर हम आंदोलन में लग जाते थे, फिर जेल भेजा जाता था, फिर जेल से छूटते थे, फिर हम आंदोलन में लग जाते थे। अब स्थिति ये हो गई कि 2005 आते आते तक हमारे साथ यूथ और वहाँ का गरीब, भवनाथपुर विधानसभा का, मेरे साथ लोग खड़े हो गए। और परिस्थिति ऐसे बनी कि जिन मंत्री ने हमारा विरोध किया वो वहाँ से चुनाव भी नहीं लड़े। हमारे जो हमारे पीछे जन सैलाब उन्होंने देखा, तो वो वहाँ से नहीं लड़ करके वो राजमहल सीट से चुनाव लड़ने चले गए। और मैं पहली बार चुनाव लड़ा और कांग्रेस के प्रत्याशी को हमने पहले बार में ही शिकस्त दिया। और जिस समय मेरा एज 25 साल मात्र 3 महीने हो रहे थे, पहला बार विधानसभा में मैं चुन करके आया। यहाँ शिबू सोरेन जी के 9 दिन की सरकार बनी, फिर चली गई, फिर अर्जुन मुंडा जी की सरकार बनी। हमने उस समय से अपनी राजनीतिक जीवन को प्रारंभ किया और ये तीसरा बार हमको उस विधानसभा क्षेत्र के जनता ने चुन करके भेजने का काम किया। जी, मुझे लगता है आप सबसे झारखंड के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर भी बना, मुझे लगता है। हाँ, जब अर्जुन मुंडा जी की सरकार चली गई और हम लोगों की सरकार बनी थी, उस समय निर्दलीय, कांग्रेस, जेएमएम और छोटे छोटे पार्टी मिला करके हम लोगों ने सरकार बनाया था। उस समय हमारा उम्र लगभग 26 साल के आसपास हो रहा था। तो सबसे कम उम्र का मंत्री बनने का मौका हमको मिला। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में हमारा नाम भी था, जिसको अगाथा संगमा ने ब्रेक किया। तो यह सौभाग्य भी तो वो अनुभव इतना कम एज का, 26 साल तो कोई एज नहीं होता है। संघर्ष आपने किया भले ही, लेकिन मंत्री के तौर पे तो आपको स्टेट को देखना पड़ता है, उसकी पॉलिसियों को तय करना पड़ता है। तो एक 26 साल का आदमी कैसे उसको हैंडल कर पाया? नहीं, मैं एक बात को अब महसूस करता हूँ कि मंत्रिमंडल में रहने के लिए अनुभव की आवश्यकता है। जी। हम लोगों के पास उत्साह था, जोश था, हम लोगों ने काम भी बहुत किया, लेकिन अनुभव की कमी रही। आप रांची में भी देखेंगे, आज रिम्स जो एक्सटेंशन हुआ या यहाँ जो कैथलब लगा या यहाँ जो सुपर स्पेशलिटी का बगल में आप हार्ट का यूनिट देखा आप लोगों ने, या डेंटल कॉलेज जो स्थापित हुआ, ऑडिटोरियम बना, ये सारा के सारा काम रिम्स के अंदर हमने करने का काम किया। मात्र 20 महीना में मंत्री था यहाँ, और 20 महीना के अंदर रिम्स के तस्वीर को हमने बदलने का काम किया। यहाँ हार्ट का ऑपरेशन नहीं होता था, हम लोगों ने प्रारंभ करवाया। ऑन्कोलॉजी स्थापित करवाने का काम किया। बर्न वार्ड, न्यूरो वार्ड, सब जगह आप लोगों ने देखा है उस समय को। डेंटल कॉलेज का भी स्थापना हमने करवाया। सदर अस्पताल जब मैं पहली विजिट में गया मंत्री बन करके, मुझे याद जहाँ तक है, आप भी शायद उस समय थे, तो सदर अस्पताल में दवा फेंका हुआ था और चारों तरफ पुटूस का पेड़ लगा हुआ था, और उसके जो बाउंड्री वाल थे वो कहीं थे ही नहीं, इंक्रोचमेंट था। अपने से हमने उठा करके पुटूस काटना शुरू किया, हमारे साथ सिविल सर्जन काटना शुरू किया, फिर हम लोगों ने मुहिम को जारी किया। सदर अस्पताल का ये स्थिति था कि लग रहा था अब गिर जाएगा तब गिर जाएगा। उस सदर अस्पताल को हम लोगों ने
बनवाने का काम किया। आज सबसे बड़ा बिल्डिंग अगर कोई फिरायलाल चौक पर आपको दिखाई देगा तो वो मेरा बनवाया हुआ वो सदर अस्पताल आपको दिखाई देगा। हम लोगों ने दुमका मेडिकल कॉलेज के लिए और चाईबासा मेडिकल कॉलेज के लिए, पलामू मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोगों ने वहीं से शुरुआत किया था। हजारीबाग में हम लोगों ने 300 बेड का हॉस्पिटल दे करके उसको भी अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज के लिए प्रयास किया था। पीएमसीएच और एमजीएम दोनों को अपग्रेड करने का हमने काम किया था। रात के 2-2 बजे मैं जाता था इंस्पेक्शन में, और मुझे याद है कि हमारे पत्रकार लोग भी हमारे साथ जाते थे। एक बार तो मैं जब धनबाद पीएमसीएच में गया तो रात के 2 बजे मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि हमारे जो मेडिकल करने वाले स्टूडेंट हैं वो ऐसे सोए हुए हैं बैरक में जैसे कि जेल में अपराधी लोग सोते हैं। एक रूम में लगभग मुझे लगता है कि 12-14 लड़के, कोई तख्त पे सोया है, कोई नीचे सोया है, मतलब कुछ था ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर। रात को मैंने विजिट किया, हमको रात में बच्चे ले जा करके पानी के टंकी के ऊपर चढ़ाए। टंकी के अंदर जब मैंने झांक करके देखा जहाँ से पानी सप्लाई होता था उसमें कम से कम 4 कौवा मरा हुआ पानी के टंकी के अंदर था। वहाँ से उसको पीएमसीएच को हमने सुधारने का काम किया, एमजीएम को हमने सुधारने का काम किया, रिम्स को सुधारने का काम किया। एसेंशियल ड्रग्स को हम लोगों ने नोटिफाइड किया, 106 एसेंशियल ड्रग्स हर जगह लगेंगे। और जितने भी आज झारखंड में आप अस्पताल देखते होंगे, बड़े अस्पताल किसी भी प्रखंड में, जो पुराने प्रखंड हैं, वो मेरे समय का बनाया हुआ था। हमने हेल्थ सेक्टर में काफ़ी काम किया था। लेबर डिपार्टमेंट भी मेरे पास था। मात्र उस समय जब मैं मंत्री था उस समय 11 ITI था पूरे झारखंड में, और जिस दिन मैं 19 महीने बाद जब मैं छोड़ा था तो हमारे यहाँ 36 ITI को हमने बनवाने का काम किया। दोनों सेक्टर में, लेबर का सेक्टर हो या फिर हेल्थ का सेक्टर हो, काफ़ी जम करके मन से मैंने काम किया। मैंने इसलिए बोल रहा कि अनुभव की कमी थी, क्योंकि मैं अधिकारियों पर विश्वास करके काम करने के धुन में जो भी वो लाते थे मैं साइन करते जाता था। और आपके पास बोलने में मैं जरा सा भी हिचक नहीं रहा हूँ, और सब लोग मेरे बारे में जानते हैं। अनुभव के कमी के चलते कुछ अधिकारियों ने कुछ ऐसा काम किया जिसके चलते बाद में आज तक उसका पनिशमेंट हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज भी हम लोग एक तरह से सफरर बन करके काम इस झारखंड में कर रहे हैं। मतलब आंदोलन करना अलग चीज है, सरकार चलाना अलग चीज है। आपको समझ में बिल्कुल आंदोलन अलग चीज है, सरकार चलाना अलग चीज है, और मंत्रिमंडल में रहने के लिए अनुभव तो बहुत जरूरी है। उस समय जो सरकार बनी थी वो बहुत आप अब खुद महसूस करते हैं कि वो बहुत थोड़ा कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा वाली जो स्थिति थी, शायद उसकी वजह से भी नुकसान झेलना पड़ा। बिल्कुल ये जो पब्लिक परसेप्शन। हाँ बिल्कुल, हम आपके बात से सहमत हैं, और सरकार ऐसी नहीं बने तो ही सही है जी। उस समय तो हम लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती थी। ये सरकार व्यक्ति हित में काम ज़्यादा वैसी सरकार करती है और जनहित में काम कम होता है। ठीक है, कोई अपवाद में मंत्री ऐसे होते हैं जो जनहित में भी काम करते हैं, लेकिन जब खिचड़ी का सरकार हो तो व्यक्ति पूजा ज़्यादा होता है, जन पूजा बंद हो जाता है। अफसोस है आपको उस सरकार का हिस्सा बनने का। आपको ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक भूल है। अगर मैं वहाँ स्टैंड बाई में भी रहा होता तो आज एक सुखद क्षण के साथ हम लोग राजनीति में आगे बढ़ रहे होते, लेकिन वो मेरा डार्क साइड रहा। मंत्री बनना 20 महीना के लिए काम तो मैंने किया, और काम पर हमें गर्व भी है, और झारखंड में कहीं जाने पर मुझे पहचान भी उस काम की बदौलत मिलता है, चाहे मैं कहीं चला जाऊं। काम मैंने कम समय में काफ़ी काम करने, लेकिन जो उस समय का इन्वायरमेंट था, उस समय का जो कोलिशन का गवर्नमेंट था, जोड़ तोड़ करके चलने वाली गवर्नमेंट थी, और उसमें कांग्रेस जो हम लोगों के बीच में था, कांग्रेस का जो एक्टिविटी था, अब हम लोग जब समझदार बने हैं, जब देखते हैं, तब हम लोगों को समझ में आता है कि हम लोग गलती नहीं करते थे, बल्कि हम लोगों से गलती करवाया जाता था जी। वो राजनीतिक वो सरकार गलती नहीं करती थी जितना कि हम लोगों से गलती करवाया गया। अब ये बातें अब समझ में आती है, क्योंकि उस समय उम्र भी नहीं था। इसीलिए शायद आपने कांग्रेस की जो राजनीति है या कांग्रेस समर्थित राजनीति है उससे आपने तौबा कर लिया। बिल्कुल, वो जब हमने ये चीज़ को महसूस किया कि सरकार बनाने में
हम लोगों ने जितना मेहनत किया और सरकार बनाने के बाद हम लोगों के ऊपर केस मुकदमा और फंसाने में कांग्रेस की जो साजिश रही, उसके पीछे एक ही कारण था। कांग्रेस का बोलना था कि आप हमारे साथ आ जाइए, अच्छा अच्छा। और हम लोगों का बोलना था कि हम लोग सेल्फ मेड लोग हैं, अगर आपको चलना है तो हमारे साथ चलिए, हमारा सीट शेयरिंग में आप छोड़िए और हम लोगों को आप सपोर्ट कीजिए। बात यहीं बिगड़ी थी, और बात यहाँ बिगड़ने के कारण ये हुआ कि उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर मुकदमा कराया। लेकिन मधुपुरा जी का तो मोहभंग अभी तक नहीं हो रहा है, फिर कांग्रेस के साथ चले गए। देखिए वहाँ उनका राजनीतिक परिस्थिति कुछ और होगा, लेकिन बाकी जो लोग भी रहे सबको कांग्रेस ने परेशान किया। और कांग्रेस के बारे में अगर हम लोग ये कह सके कि जब उसको पीछे हम लोग मुड़ करके देखते हैं, या इतिहास को, कांग्रेस के इतिहास को हम लोग पढ़ने का काम करते हैं, या सेंट्रल में भी कांग्रेस की जितनी सरकारें अभी तक बनी कोलिशन की, जिस के साथ बना उसको फंसाने का काम कांग्रेस ने किया। अब देखिए साउथ में या फिर नॉर्थ में लालू जी के साथ भी सरकार कांग्रेस का रहा और लालू जी को भी फंसाया। जयललिता के साथ भी कांग्रेस काम किया और जयललिता जी को भी फंसाया। मायावती के साथ भी कांग्रेस काम किया, मायावती जी को भी फंसाया। मुलायम सिंह के साथ भी काम किया, मुलायम सिंह को भी फंसाया। हरियाणा के हम लोगों के ओम प्रकाश चौटाला के साथ भी रहा, उनको भी फंसाने का काम किया। जिन लोगों के साथ कांग्रेस रही उनको आज राजनीतिक समाप्त करने का काम कांग्रेस ने किया। और वही चीज़ झारखंड में भी पहले भी हुआ है, और मैं आज यह कह सकता हूं आगे भी भविष्य में ऐसा होने वाला है। मतलब आप एक तरह से आगाह कर रहे हैं, जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन बन रहा है उसको आप मतलब आगाह कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। देखिए कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा है, उसके लिए यह सटीक बैठेगा कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं है। लेकिन ये जो आप राजनीति कहा गया कि आप कांग्रेस समर्थित तो थे ही, आपका अपना वोट बैंक था, और ये कहा जाता था कि जो लेफ्ट का जो समर्थन था वो भी आपको काफी रहा। नहीं, देखिए हमारा क्षेत्र कभी लेफ्ट का नहीं रहा है, सोशलिस्ट का रहा है जो, और हम कांग्रेस से लड़ करके ही आए। अच्छा। पहला चुनाव भी लड़े, कांग्रेस के खिलाफ हमने लड़ा और उनको हराया। दूसरा चुनाव भी हम कांग्रेस के खिलाफ हारे, कांग्रेस के वहाँ आनंद प्रताप देव जी जीते। और फिर तीसरा चुनाव भी हमने लड़ा तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ लड़ा। चौथा चुनाव हमने बीजेपी से लड़ा। तो वो जो पलामू है ना, जिस प्रमंडल से हम लोग राजनीति करते हैं, बेसिकली वो सोशलिस्ट का गढ़ रहा है, सोशलिस्ट समाजवाद का गढ़ रहा है। वहाँ पूरनचंद जैसे नेता थे, वहाँ लाल हेमंत प्रताप देहाती हमारे पिता जैसे नेता थे, और सबका बैकग्राउंड और वहाँ का जनमानस का भी सोच जो है वो समाजवाद का था। इसलिए वो समाजवाद का गढ़ रहा था। कांग्रेस से हम लोगों का मतलब ये आप सोचिए कि आज से नहीं पुश्तैनी लड़ाई रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति बन गई थी यहाँ कि हम लोगों को साथ जाना अब ऐसा महसूस हो रहा है कि काफ़ी गलत डिसीजन था, और अब इसको भविष्य में हम लोगों ने तो करेक्ट करने का काम किया ही किया है। लेकिन बाकी लोगों से हम लोग यही कह सकते हैं कि भविष्य में कभी किसी को ऐसे लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए, बाद में फिर पछताना, राजनीतिक करियर ये संकट में आ जाए। लेकिन जो अभी आप आए, आपने कहा कि सोशलिस्ट आप थे, आपके फादर भी काफ़ी बड़े नेता थे, हम लोग निजी तौर पे भी उनको जानते थे, अब वो स्वर्गीय हो गए। लेकिन अचानक सोशलिस्ट से, सोशलिज्म से लेके आप जो आ गए भाजपा में आप आ गए, उसका कोई प्रभाव पड़ा, कोई रिएक्शन उधर? नहीं, देखिए हमारा थिंकिंग और मोदी जी के आने के बाद उनका काम करने का तरीका, और जो हम लोग जमीन पर काम करते थे, एक दायरे में काम करते थे, एक विधानसभा क्षेत्र या एक प्रमंडल में हमारी जो पार्टी काम करती थी, वो ऑल ओवर इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को करते हमने देखा। अच्छा। झुकाव वहाँ से हमारा प्रारंभ हुआ। हम लोग जिस गरीब के लिए लड़ाई लड़ते थे कि उनके घर में अनाज नहीं है, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, उनके घर में बिजली नहीं है, उनको आवास नहीं है, उनके बैंक खाते नहीं हैं, ये तमाम काम को जब होते हुए हमने देखा तो मेरा प्रभाव धीरे धीरे अपने पार्टी के साथ, अपने वर्कर के साथ, अपने नेताओं के साथ मोदी जी के प्रति बढ़ता चला गया। और यही कारण रहा कि अंत में हम लोगों को, नदी अगर किसी जंगल से निकलता है तो कहीं ना कहीं समुद्र में तो मिलना ही होता है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग भारत के जो भारत महासागर है, हिंद महासागर है, उसमें जाकर के मिलना ज़्यादा अच्छा है अरब महासागर में जाने के बनस्पत। तो कई लोग कह रहे हैं कि तो ये कांग्रेस जो है वो अरब महासागर का प्रतिनिधित्व करता है,
और हिंद महासागर का प्रतिनिधित्व आज हमारे देश में अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए हम लोगों ने बड़े ही डायलॉग किए 3 साल तक अपने पार्टी में। हम लोगों ने, चूंकि पलामू प्रमंडल के 11 विधानसभा सीट पर हर जगह हमारा प्रभाव था, हर जगह हम लोग चुनाव लड़ते थे, कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 18,000, कहीं 3,000 से हम चुनाव हार जाते थे। लेकिन वो सब लोगों के साथ डायलॉग करके लोगों को हम लोगों ने कन्विंस किया, फिर भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय हम लोगों ने किया। तो वो जो वोट है आपके साथ शिफ्ट होगा इधर? 100%। अच्छा, 100%। और आप देखेंगे कि आज जो है समाजवाद का विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का कार्य हमको लगता है 99.9% मिलता जुलता है। नहीं तो असली समाजवाद जो है वो भाजपा ही ला रही है हाँ, देश बिल्कुल में। बिल्कुल। मतलब कहने का समाजवाद, समानता का अधिकार और जनता के लिए कुछ करने का जज्बा आज किसी के पास है और विजन किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। बाकी जो ये समाजवाद के नाम पर लोग जी खा रहे हैं वो परिवार के लिए है। अच्छा। वो देश के लिए नहीं है। लालू जी, मुलायम सिंह जी के फैमिली या कोई और जो भी समाजवाद के नाम पर आज राजनीति कर रहे हैं वो परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं, वो राज्य और देश के लिए राजनीति नहीं कर रहे। झारखंड का जो पॉलिटिकल सिचुएशन अभी बन गया है, 2005 में ही आपने देखा और अभी की जो स्थिति है, क्या मूलभूत क्या चेंज आपको नजर आ रहा है? कि देखिए, ये झारखंड का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ कोई भी एक दल को आज तक बहुमत नहीं मिला। थोड़े समय के लिए बोलिए या एक टर्म के लिए बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला आदरणीय रघुबर दास जी के समय में, और काम जो हुआ धरातल पर हुआ, लोगों के लिए हुआ। हमारे यहाँ उग्रवाद गतिविधियाँ कितनी थी, कितना उसमें कमी आया, कनेक्टिविटी हमारे यहाँ, इलेक्ट्रिसिटी या एजुकेशन, ये सारे क्षेत्र में अगर काम हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का अगर व्यवस्था दुरुस्त रहा तो वो भारतीय जनता पार्टी के एक अस्थायी सरकार के देखरेख में ही हुआ। बाकी जितनी भी सरकारें बनी, जब तक एक दल का बहुमत का सरकार नहीं बनेगा तब तक झारखंड के राजनीति में बहुत कुछ बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जो आप मानते हैं कि इसमें जो है पूर्ण बहुमत जरूरी है, लेकिन आप मधुपुरा की सरकार में भी रहें विधायक, आप रघुवर दास जी के समय में रहें और आप अभी हेमंत सोरेन के समय में भी विधायक हैं, तो तीनों सरकारों की अगर रैंकिंग करनी होगी तो कैसे आप करेंगे उसको? देखिए, जब गठबंधन की सरकार रहती है जी, तो नेतृत्व और गठबंधन दल के लोग उसको तालमेल बैठाने में ही सबसे ज्यादा समय गुजर जाता है, तो उनका फोकस हट जाता है। कमिटमेंट आपका पब्लिक के साथ कुछ और है और डिमांड भी पब्लिक का कुछ और है, लेकिन डिलीवरी आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप एक स्थिर और मजबूत सरकार और बहुमत की सरकार चलाएंगे, जैसे रघुवर दास जी ने चलाया, भाजपा ने यहाँ चलाया, तो डिमांड के हिसाब से आप डिलीवरी उसको दे सकते हैं। डिमांड और डिलीवरी में जहाँ गड़बड़ी होगा तो वहाँ हम राज्य के विकास के लिए नहीं जो करना चाहिए वो कर पा रहे हैं। आज आप देखिए, आज 4.25 साल लगभग हेमंत सोरेन जी की सरकार, जेएमएम के मैनिफेस्टो पर 0% काम इन्होंने किया है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर 0% काम किया है। इन अपने मैनिफेस्टो से हट करके जो भी काम ये कर रहे हैं, हमारे यहाँ बालू का किल्लत, पूरे झारखंड प्रदेश में आप गांव में अगर जाइएगा तो आज सबसे बड़ा किल्लत किसी चीज़ का है तो बालू का किल्लत है। नदी है, हमारा नदी है, नदी में बालू हमारा है, लेकिन हम बालू वहाँ से एक मुठा उठा नहीं सकते हैं। अपना घर का अगर ओटा टूटा हुआ है हमारा, उसको बनाने के लिए भी एक बोरा बालू हम लेने जाएंगे तो पुलिस हमारे ऊपर केस करने के लिए बैठी हुई। ये परिस्थिति हमारे हेमंत सोरेन सरकार में स्थापित हो चुकी है। हमारे यहाँ का बालू उठा करके प्रदेशों में भेजा जा रहा है, चूँकि हम बॉर्डर पर हैं, यूपी के बॉर्डर पर हैं। आपको ताज्जुब होगा कि कोविड में जब लॉकडाउन टूटा तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट हुआ होगा सबसे ज़्यादा झारखंड से, तो वो हमारे यहाँ से बालू गया। अंधाधुंध बालू, हजारों हजार के ट्रक यहाँ से जाते थे और लाखों रुपया में हमारे नोएडा तक, गाजियाबाद तक, बनारस तक, इलाहाबाद तक
लोगों ने ज़्यादा मतलब यहाँ के संसाधनों का लूटा है लोगों जी। ने। और आज ये 4.25 साल से सरकार केवल लूट रही है, अपना मैनिफेस्टो पर कोई भी काम नहीं करने का काम किया। अब बोला 5 लाख लोगों को हर साल युवाओं को नौकरी देंगे। आप बताइए 5 साल में हम लोगों ने जब सवाल किया विधानसभा में तो मात्र 357 लोगों को नौकरी इन्होंने दिया है। जी, मतलब अपनी इस पर नहीं। अब हमारा कार्यक्रम खत्म करने का समय आ गया। बहुत लंबी बातचीत आपसे हो सकती है विभिन्न मसलों पे, लेकिन जाते जाते एक सवाल आ रहा है, हमारे दर्शक भी ये जानना चाह रहे होंगे कि इतना कम एज में भानु जी विधायक बन गए, मंत्री बन गए, तो क्या फैमिली को टाइम दे रहे हैं कि बस नेतागिरी ही चल रही है? नहीं, देखिए, राजनीति में जब आप आ जाते हैं तो सबसे पहला अगर कोई चीज़ छूटता है तो वो आपका परिवार छूटता है। जिस पर सबसे ज़्यादा हक है और जिसका आपके ऊपर सबसे ज़्यादा हक है, वो हक वहीं से छूटता है। जब आप समाज के लिए सोचना शुरू करते हैं तो परिवार के लिए सोचना वहाँ स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। तो इसलिए परिवार को थोड़ा जो समय उनको चाहिए, जो समय पर उनका हक है, लेकिन समय तो निर्धारित है, 24 घंटा का ही दिन और रात है, तो उसी में उन लोगों को हम लोग नहीं दे पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि परिवार से भी संबंध थोड़ा मजबूत रहे, तो जो भी मिल पाता है हम लोग देने का प्रयास करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और बहुत अच्छी बातचीत हुई। ये थे भानु प्रताप शाही। इन्होंने कहा कि कम उम्र की वजह से राजनीति और सरकार में इन्होंने कुछ गलत फैसले भी लिए, उसको सुधारने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम इन्हें शुभकामना देते हैं कि आने वाले दिनों में फिर से अपने पुराने रौब और रुतबे में वापस लौटे। अगले सप्ताह हम फिर किसी दूसरे मेहमान के साथ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।